10 क्लास के बच्चे, उम्मीद है आप प्रिकॉशन से अपने घरों में रह रहे होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला कड़ी का वीडियो जारी कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा, आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। यहाँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हेडिंग के नीचे एक पिक्चर है। ये पिक्चर बनाने वाला 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक शोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, जिसने कि इसकी 4 सीरीज में अपने स्वप्न को विजुलाइज किया है। हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उसका स्वप्न था, एक ऐसी दुनिया की कल्पना थी जो लोकतांत्रिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। एज ही कॉल्ड देम द फर्स्ट प्रिंट, हालांकि उसने इसे अपना पहला प्रिंट बताता है, उसका पहला स्टेप बताता है ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। यहाँ आप देख रहे हैं मैन एंड वोमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस, सामाजिक वर्ग के स्त्री और पुरुष ये सभी मार्चिंग इन ए लॉन्ग चेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। जो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रहे हैं, सभी लोग सम्मान जता रहे हैं इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। आपको मैं बता दूं कि 9th क्लास में आपने पढ़ा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान लिबर्टी को पर्सनिफिकेशन किया गया था एक फीमेल फिगर के रूप में। आपको पता होगा, हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो मूर्ति है, उसके एक हाथ में टॉर्च है जिससे रोशनी हो रही है। शी बियर्स इन वन हैंड एंड ए चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन, और दूसरे हाथ में एक चार्टर है जिसमें कि मानवाधिकार की बात कही जा रही है। इस चित्र में चित्रकार ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इस रूप में दर्शा करके अपना विजन को व्यक्त किया है। इन सीरीज यूटोपियन विजन, इसे हम उस आर्टिस्ट का यानी सीरीज का यूटोपियन विजन भी कह सकते हैं। तो अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि ये यूटोपियन विजन है क्या। यूटोपियन a version of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist। ये यूटोपियन विजन वो था, इसको आप स्वप्निल समाजवाद या स्वप्निल दर्शन भी कह सकते हैं, जो वास्तव में उस वक्त तक समाज में स्थापित तो नहीं था, किंतु आर्टिस्ट ने उसकी कल्पना यहाँ पर की थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो एक पोजीशन के रूप में चले आ रहे हैं, उनके हाथों में अलग अलग तरह के झंडे भी हैं। तो ये जो अलग अलग तरह के झंडे हैं, ये आइडेंटिफाइड करता है उनके नेशन का, कि वो किस देश से हैं, किस देश से बिलोंग कर रहे हैं। तो फ्लैग एक नेशनल कॉस्ट्यूम के रूप में यहाँ पर आर्टिस्ट ने प्रदर्शित किया है। इसमें इस पोसेशंस में ये दिखाया गया है कि ये सारे झंडे के ग्रुप एक एक करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, ये दोनों जो है वो उस वक्त तक ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके थे, यानी कि ऑलरेडी वो एक नेशन स्टेट हो चुके थे। इनके जस्ट पीछे जो ट्राई कलर्स है वो बता रहा है कि इसके बाद
एक और देश बहुत जल्दी नेशन स्टेट होने जा रहा है, और वो फ्लैग किसका है? वो फ्रांस का है। तो ऑलरेडी फ्रांस जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के काफ़ी करीब आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर चित्रकार ये दर्शाना चाहता है कि स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के बाद जो अगला तीसरा जो नेशन स्टेट बनने जा रहा है, डेमोक्रेसी स्थापित करने जा रहा है, वो फ्रांस है। इसको आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। शी इज मूव्ड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग इरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन शिरियो क्रिएटेड दिस इमेज। जब शिरियो ने ये चित्र बनाई थी, जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। उस वक्त तक जर्मनी की जनता जो थी वो एक राष्ट्र के रूप में नहीं बनी थी, जर्मनी टुकड़ों में ही बटा था। तो यहाँ पर जो एक झंडा लेकर आगे बढ़ता हुआ प्रतीक हो रहा है, एक पोजीशंस, वो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि 1848 में ढेर सारे जर्मन भाषा भाषी वाले जो लोग हैं, वो सभी एक नेशन के रूप में, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में बन जाएंगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू, सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, फ्रॉम द हेवन। और आगे देखिए, सबसे ऊपर चित्र में जो प्रदर्शित किया गया है, फ्रॉम द हेवन एवं क्राइस्ट, सेंट एंड एंगल्स गेज अपॉन द सीन। जीसस क्राइस्ट, साधु महात्मा और परियां इस दृश्य को देख रही हैं। दे हैव बीन यूज बाय आर्टिस्ट बाय सिम्बोलाइज फर्टर्निटी एमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो है आर्टिस्ट ने सिम्बोलाइज करने के लिए दर्शाया है इस चित्र को कि दुनिया के देश किस तरीके से परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। दिस चैप्टर विल डील with many of the issues visualized by scenarios figure। इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वर्णन करके नहीं लिखी हुई हैं, बल्कि उस चित्र के माध्यम से ही व्यक्त किया गया है। इसलिए यह चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है सिनेरियो का। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। जैसा कि आप जानते हैं कि 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म का उत्पत्ति हुआ, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई, और जिसने कि पूरे दुनिया के राजनैतिक इतिहास को बदल के रख दिया। The end result of this change was the emergence of the nation state। जिसका अंततः परिणाम क्या हुआ? तो इस बदलाव का, इस आंधी का जो चल पड़ा था यूरोप में और दुनिया में, इसका अंतिम परिणाम टुकड़े टुकड़े राजे रजवाड़ों के राज्यों में बंटे हुए जो राज्य थे, भूमि के टुकड़े थे, वो सारे मिल करके एक नेशन स्टेट की स्थापना हुआ। यानी जो छोटे छोटे राज्य थे वो सारे एक होकर एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत हुए, जो कि स्पष्ट इस चित्र के माध्यम से चित्रकार ने व्यक्त किया है। मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, अलग अलग देशों के राजवंशीय साम्राज्य, the concept and practice of the modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory। वो देश जो टुकड़े टुकड़े बंटे थे, वो देश जो राजे रजवाड़े के छोटे छोटे किंगडम में बंटे थे, वो सारे एकत्र होकर, संगठित होकर एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में, एक शक्तिशाली
पावर के रूप में, जहाँ पर कि पावर का सेंट्रलाइज होता है, उसके रूप में उनका उदय होगा। ये भविष्यवाणी आर्टिस्ट ने अपने इस चित्र के माध्यम से कर दी थी। बट ए नेशन स्टेट वॉज वन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर came to develop a scene of common identity and shared history of descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forged through a struggle, through the action of the leaders and common people. अब ये जो बदलाव था, ये बदलाव अनायास नहीं होने वाला था, ये बदलाव एक अचानक नहीं होने वाला था। इस बदलाव में किसको किसको पार्टिसिपेट करना था? तो इस बदलाव के लिए एक कुशल लीडरशिप की आवश्यकता थी, जनता की भावना थी, कुशल नेतृत्व की ज़रूरत थी और एक लंबे संघर्ष की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपने इस विजन में, इस चित्र में अपना इस विजन को भी प्रदर्शित किया है। द चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम टू बी बीइंग इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। इस चित्र में यह स्पष्ट, यह क्लियर बता दिया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रीय राज्यों का यूरोप में उदय हुआ, किस तरीके से छोटे छोटे राजे रजवाड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो समाप्त हुए और एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में देशों का उदय हुआ, कैसे राष्ट्रीय जागरण हुई, किस तरीके से यूनिटी बनी, ये सारे चीज़ को व्यक्त करता है।